बारिश में आए 150 मेहमान। अरे रामलाल जी, जरा आसमान तो देखो, लगता है आज तो जमकर बारिश होगी। हाँ कमला, बादल तो बहुत घने हैं, लेकिन बारिश से हमें क्या परेशानी। खेतों के लिए तो अच्छी ही है। खेतों के लिए अच्छी है, लेकिन घर की छत देखी है? पिछली बारिश में 3 जगह से पानी टपक रहा था। अरे इस बार बाल्टी रख देंगे, तुम चिंता मत करो। आहा, तुम्हारे लिए तो हर समस्या का इलाज बाल्टी ही है। तो और क्या करूं, घर में पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से आवाज लगाने की आवाज आती है। रामलाल, ओ रामलाल। अरे कौन है? रामलाल बाहर जाता है। अरे भैया, बड़ी खबर है। अब क्या हुआ, ऐसे हाफ क्यों रहे हो? अरे भैया, हमारे पास के गांव वाली सड़क पर पुल टूट गया है। शहर से आने वाली बसें भी इधर ही रोक दी गई हैं। तो इसमें बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये है कि हमारे ताऊजी के पोते की शादी में आने वाले मेहमानों की बस भी उसी रास्ते में फंसी हुई है। कितने मेहमान हैं? लगभग 150। क्या कहा? 150? हाँ भैया, और ताऊजी ने फोन करके कहा है कि बारिश रुकने तक सबको हमारे घर पर रोक लो। हमारे घर पर? श्याम मजाक कर रहा है ना? तो काश मजाक होता भैया। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमकती है, गांव की सड़क पर पानी भरने लगता है। हे भगवान, घर में तो मुश्किल से हम 4 लोगों का खाना बनता है। 150 लोगों को कहाँ से खिलाएंगे? कमला, मेहमान हमारे रिश्तेदार हैं, मुसीबत में आए हैं, खाली पेट तो नहीं लौटा सकते। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन राशन देखो, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और थोड़ी दाल। भाभी, गांव के लोग मदद कर देंगे। हाँ, लेकिन इतने लोगों के लिए? एक काम करते हैं, जो भी घर में है सब इकट्ठा करते हैं, फिर गांव वालों से थोड़ा थोड़ा मांग लेते हैं। और खाना कौन बनाएगा? भाभी आप। बहुत मजाक सूझ रहा है तुम्हें। नहीं भाभी, मैं भी मदद करूंगा। मैं भी लकड़ी और राशन का इंतजाम करता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर 150 लोग आए तो मैं अकेली रसोई नहीं संभालूंगी। पक्का, पूरा गांव मिलकर खाना बनाएगा। शाम होते होते बारिश और तेज हो जाती है। तभी कई ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और छोटी गाड़ियां घर के सामने रुकती हैं। भीगे हुए लोग उतरने लगते हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, लगभग 150 लोग। रामलाल भैया, हमें बचा लिया आपने। अरे इसमें बचाने वाली क्या बात है, आप लोग हमारे घर आए हैं, यही तो हमारा सौभाग्य है। आइए आइए, पहले आप सब अंदर आइए। कपड़े गीले हैं तो आग के पास बैठ जाइए। चाची, बहुत भूख लगी है। बस बेटा, अभी खाना बनता है। बहन, हमें बहुत शर्म आ रही है, इतनी परेशानी में आपके घर आ गए। अरे बहन, मेहमान परेशानी नहीं होते, बस संख्या थोड़ी ज्यादा है। कमला। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। कमला चूल्हे के पास बैठ जाती है। श्याम लकड़ियाँ लाता है। रामलाल गांव में जाकर मदद मांगता है। भाइयों, हमारे घर 150 मेहमान आए हैं, खाने का इंतजाम करना है। रामलाल, इतनी बड़ी बात के लिए कहने की जरूरत थी क्या? मेरे घर से चावल ले जाओ। मेरे पास आटा है, मेरे घर में आलू की बोरी पड़ी है, पूरी उठा ले जाओ। लेकिन भाइयों, इतना सामान? आज तुम्हारे मेहमान हैं, कल हमारे होंगे, गांव इसी का नाम है। सच कहूँ, आज समझ आया कि अमीर घर बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल होता है। कमला और गांव की महिलाएं मिलकर बड़े बड़े भगोनों में खाना बनाने लगती हैं। कहीं सब्जी कट रही है, कहीं आटा गूंथा जा रहा है। अरे सुशीला, आलू इधर रखो। गीता, दाल चढ़ा दी? हाँ, लेकिन इतनी दाल देखकर मेरा ही पेट भर गया। बातें कम करो और काम ज्यादा। कमला बहन, आज तो तुम्हारे घर की रसोई शादी के पंडाल जैसी लग रही है। शादी में तो कम से कम 100 लोग होते हैं, यहाँ तो बारिश ने 150 भेज दिए। रात को सभी मेहमानों को गरम गरम खिचड़ी, आलू की सब्जी, पूरियां और अचार परोसा जाता है। चाची, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई। सच? हाँ, मैं 2 कटोरी और खाऊंगा। बेटी, तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल ली? बाबा, मैंने नहीं संभाली, पूरे गांव ने संभाली है। सही कह रही है कमला, अगर गांव वाले साथ न देते तो हम 150 लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पाते। रामलाल, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। ताऊजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपने लोग मुसीबत में आए और हम दरवाजा बंद कर लें, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, आज से घर सिर्फ तुम्हारा नहीं,
पूरे परिवार का है। अगली सुबह। भैया सड़क खुल गई, बहुत बढ़िया, अब मेहमान आराम से शादी में जा सकेंगे। पहले सबको नाश्ता करा दो, रात को भी सबने खूब काम किया है। कमला बहन, अब हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों, मेरे घर की रसोई में नौकरी करनी है क्या? नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना छोड़ने का मन नहीं कर रहा। चाची, मैं फिर कभी 150 लोगों के साथ आपके घर आऊंगा। अरे नहीं, तुम अकेले आना, 150 लोगों को मत लाना। सब जोर जोर से हंसते हैं। मेहमान जाने लगते हैं। ताऊ जी रामलाल और कमला के आगे हाथ जोड़ देते हैं। ताऊ जी अब क्या कर रहे हैं? हाथ नहीं जोड़ रहा बेटा, तुम्हारे दिल के आगे सिर झुका रहा। बस बस, इतना भावुक मत कीजिए। अगली बार आने से पहले फोन जरूर कर देना, ताकि मैं कम से कम 2 दिन पहले 150 लोगों का राशन खरीद सकूं। कमला, कल तक तुम कह रही थी कि 150 मेहमान मुसीबत है। हाँ, और आज समझ आया कि मुसीबत मेहमान नहीं थे। फिर क्या थे? भगवान की तरफ से भेजी हुई एक परीक्षा। और हमने मिलकर पास कर ली। सच है, बारिश ने हमारे घर की छत जरूर भिगाई, लेकिन इन 150 मेहमानों ने हमारे दिलों को रिश्तों की गर्माहट से भर दिया। और एक बात याद रखना, घर छोटा हो सकता है, खाना कम हो सकता है, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो 150 मेहमान भी कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। उस दिन बारिश ने गांव की सड़क जरूर रोक दी थी, लेकिन उसने इंसानों के दिलों के बीच का रास्ता खोल दिया था। 150 मेहमान कुछ घंटों के लिए आए थे, मगर अपने पीछे ऐसी याद छोड़ गए जिसे रामलाल और कमला जिंदगी भर नहीं भूल पाए। उन्हें समझ आ गया था कि असली अमीरी बड़े घर, महंगे सामान या ज्यादा पैसों में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो मुसीबत में किसी के लिए अपना दरवाजा खोल दे। रामपुर गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी। गांव पहाड़ों के बीच में था और उसी पहाड़ों के बीच एक नदी बहती थी। उसी गांव में मोहन का एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी ममता, उसकी एक 10 साल की बेटी पायल और उसकी माँ रहते थे। एक दिन सुबह सुबह ममता सबके लिए चाय बना कर लाई। इस बार तो ठंड ने हालत खराब कर दी है, ये लीजिए गरम गरम चाय पीजिए, थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। अगर मेरी प्यारी बहू ना होती तो इस ठंड में न जाने मेरा क्या हाल होता। सभी लोग गरम गरम चाय पीने लगे। तभी उसकी बेटी पायल ने कहा, माँ, इस ठंड में मेरा ब्रेड पकौड़ा खाने का बहुत मन करता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, पर आप कभी ब्रेड पकौड़ा बनाती ही नहीं। बेटा, उसके लिए ब्रेड होना भी जरूरी है। हमारा गांव इतना पिछड़ा है कि यहाँ ब्रेड मिलती ही नहीं। अब जब तक इस घर में ब्रेड पकौड़ा नहीं बनेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। तभी मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, देख रही हो अपनी पोती की जिद, ये सब आपके लाड़ प्यार का ही नतीजा है। अब बताओ मैं ब्रेड कहाँ से लेकर आऊँ? बेटा, उसने कोई बहुत बड़ी चीज तो मांग नहीं ली, ब्रेड पकौड़ा ही तो मांगा है। नदी पार करके बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ तुझे ब्रेड मिल जाएगी। अपनी बेटी की इतनी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता है तू। मोहन गांव में घूमने निकल गया। बाहर हल्की हल्की बर्फ की बूंदें पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। मेरा गांव किसी कश्मीर से कम नहीं लग रहा है। गजोदर काका की चाय की टपरी पर जाता हूँ, वहाँ सब गांव वाले बैठे होंगे। मोहन चलते चलते गजोधर काका की चाय की टपरी के पास चला गया, जहाँ पर सभी गांव वाले आग जलाकर बैठे हुए थे। मोहन भी उन्हीं के बीच जाकर बैठ गया। अरे भाइयों, आप लोग इतना शांत क्यों बैठे हैं? अरे क्या बताएं मोहन भाई, हम सभी के घर में हमारी बीवी बच्चियों ने जिद कर रखी है कि उन्हें इस ठंड में ब्रेड पकौड़ा खाना है। चाचा की दुकान पर कभी ब्रेड रहती ही नहीं। क्या फायदा इतनी बड़ी दुकान खोलने का जब ब्रेड ही नहीं है तो। चाचा, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बेटी ने भी जिद बांध ली है कि वो जब तक ब्रेड पकौड़ा नहीं खाएगी तब तक खाना भी नहीं खाएगी। अरे गांव वालों, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारा गांव कितना पिछड़ा है। यहाँ शहर से कोई ब्रेड देने तो आता नहीं, हमें ही नदी पार करके जाना पड़ेगा। और इस समय नदी पार करना खतरनाक हो सकता है। चट्टानें बर्फ बनकर नदी में गिर रही हैं। खतरे से खाली नहीं है नदी पार करना इस समय। हाँ, गजोधर काका की बात भी बिल्कुल सही है। अब अपने परिवार को कौन समझाए। आग तापने के बाद सभी लोग अपने खेतों में काम करने चले गए। काम करने के बाद दोपहर को जब सभी आदमी खाना खाने के लिए अपने घरों में गए, तब किसी के यहाँ खाना ही नहीं बना, यहाँ तक कि मोहन के घर में भी। ममता, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? मैं इतनी ठंड में खेतों में काम करके आया हूँ, खाना ही नहीं बना। जब हमारी बिटिया ही नहीं खाएगी खाना, तो खाना बनाने से क्या फायदा? सुबह से उसको समझा रही हूँ, समझने का नाम ही नहीं ले रही। मोहन गुस्सा होकर बाहर चला गया तो देखा सभी आदमी गुस्से में अपने अपने घर से चले आ रहे थे। मोहन ने उन लोगों से पूछा, अरे आप लोग बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ? आप लोगों के घर भी खाना नहीं बना क्या?
अरे नहीं भाई मोहन, हमारी बीबियां कह रही हैं कि जब तक ब्रेड नहीं लेकर आओगे खाना नहीं बनेगा। सब भूख हड़ताल पर बैठे, अब कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हम अपने परिवार के लिए छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे, मर्द होने पर धिक्कार है। चलो भाइयों, अब हमारे पास ब्रेड लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नदी के पास चलते हैं और देखते हैं नदी कैसे पार कर सकते हैं हम लोग। सभी गांव वाले एक साथ नदी के किनारे पहुंच गए। वहाँ पर एक नाव तो थी, लेकिन नाव चलाने वाला वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। लगता है नाव चलाने वाले इतनी ठंड में अपने अपने घर चले गए होंगे। अब हमें ही नाव चलानी होगी। सभी गांव वाले नाव में बैठ गए। सभी लोगों ने मिलकर चप्पू चलाना शुरू किया। नदी का बहाव भी बहुत तेज था, इसलिए नाव डगमग डगमग कर रही थी। भाइयों धीरे धीरे चलो, वरना नाव पलट सकती है। एक बार नाव पलट गई ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। वो लोग किसी तरह धीरे धीरे नदी के बीचों बीच पहुंच गए और फाइनली नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। सभी गांव वाले मार्केट में जाकर ब्रेड खरीदने लगे। ब्रेड खरीदने के बाद उन लोगों ने बहुत सारी मजबूत पॉलीथीन ले ली, ताकि अगर धोखे से भी वो ब्रेड नदी में गिर जाए तो ब्रेड को कोई भी नुकसान ना हो। ब्रेड लेने के बाद वो लोग दोबारा नदी के किनारे आ गए, लेकिन तब तक सूरज ढलने वाला था। हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। रात होने से पहले हमें अपने गांव पहुंचना होगा, वरना खतरा हो सकता है। एक बार फिर से सभी गांव वाले नाव में बैठकर नदी पार करने लगे, लेकिन जैसे ही वो लोग नदी के बीचों बीच पहुंचे, वैसे ही अचानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। बर्फबारी बहुत तेज हो गई। ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े पिघल पिघल कर नदी में गिरने लगे, जिससे नदी का बहाव इतनी तेज हुआ कि नाव पूरी तरह से पलट गई। सभी गांव वाले नदी के अंदर डूबने लगे। तब तक टेम्परेचर इतना कम हो गया कि नदी का ऊपर वाला हिस्सा बर्फ से जम गया। सभी गांव वाले बर्फ के नीचे दब गए। उनकी आवाज तक बाहर नहीं आ पा रही थी। लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी का परिवार उनका इंतजार कर रहा था। काफी रात हो गई थी, लेकिन किसी के भी पति घर नहीं आए। मोहन का परिवार भी परेशान हो गया। माँ जी, काफी रात हो गई, अभी तक वो घर नहीं आए। बहू जाकर गजोधर काका की दुकान पर देख कर आ, सभी लोग वहीं बैठकर गप्पे मार रहे होंगे। ममता उसी वक्त मोहन काका की दुकान पर चली गई, पर वहाँ मोहन काका अकेले ही बैठे थे। धीरे धीरे गाँव की सभी औरतें इकट्ठी हो गयी। काका, हमारे पति आज यहाँ नहीं आए क्या? आप लोगों के भी पति गायब हैं क्या? मेरे पति भी अभी तक घर नहीं आए। कोई भी मेरी दुकान पर आया ही नहीं। कहाँ जा सकते हैं सबके सब? बेटिया, मुझे लगता है वो लोग नदी पार करके ब्रेड का इंतजाम करने गए होंगे, क्योंकि सभी मर्द इसी बात से परेशान थे। ये सुनकर सभी औरतें हैरान हो गई। तभी ममता ने कहा, अगर वो लोग ब्रेड लेने गए होते तो अब तक आ गए होते, क्योंकि नदी पार करते ही बहुत सारी ब्रेड की दुकानें हैं। लगता है कहीं और मटर गश्ती कर रहे होंगे और कुछ नहीं। नहीं बेटा, तुम लोग शायद आदमियों को अभी समझती नहीं हो। सभी आदमी सिर्फ एक ब्रेड की वजह से इतना परेशान थे जैसे सब कुछ लुट गया हो उनका। चलो नदी के पास चलकर देखते हैं। कोई ना कोई नाव वाला तो बता ही देगा कि वो लोग नदी पार करके ब्रेड लेने गए थे या नहीं। गजोधर काका ने अपनी दुकान बंद की और गांव की सभी औरतों के साथ नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर कोई भी नाव नहीं थी। उन्होंने देखा कि पूरी नदी बर्फ बन चुकी थी। तभी अचानक गजोधर काका ने देखा कि नदी के अंदर से कोई बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा है। गजोधर काका नदी के ऊपर भागते हुए वहाँ तक पहुँचे तो देखा कि सभी आदमी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अब नदी तो बर्फ बन चुकी थी, इसलिए सभी औरतें उस नदी के ऊपर भागते भागते गजोधर काका के पास आ गयी तो देखा कि सभी के पति बर्फ के नीचे दबे हुए थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, तुम सबके पति यहाँ बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। अरे हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम सबकी जिद की वजह से आज हमारे पतियों की ये हालत हुई। हमें ब्रेड पकौड़ा खाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आपको बचाएंगे। बहनों, जल्दी से चलो, अपने अपने घरों से फावड़ा लेकर आते हैं। सभी औरतें दौड़ते हुए अपने अपने घर गई और फावड़ा लेकर आई। उन्होंने गजोधर चाचा के साथ मिलकर फावड़े से बर्फ को तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह वो बर्फ ऊपर से तोड़ ही डाली। बड़ी मुश्किल से सभी के पति नदी से बाहर निकले। आप ठीक तो है ना? ये ले ब्रेड। हमें कुछ भी हुआ हो, लेकिन ब्रेड को हमने कुछ नहीं होने दिया। ये अभी तक सुरक्षित है। गजोधर काका सभी गांव वालों को अपनी दुकान पर लेकर आ गए। वहाँ पर उन्होंने आग जलाई। तुम सब लोग जो है आग ताप लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। बर्फ की वजह से पूरा शरीर अकड़ गया है तुम लोगों का। सभी आदमियों ने अपनी अपनी ब्रेड गजोधर काका की दुकान पर रख दी। अब जो हुआ जाने दो, दोबारा जो है ऐसी जिद मत करना। सभी औरतों ने अपने आदमियों से माफी मांगी। सबके बच्चे और मोहन की माँ भी वहाँ पर आ गए। गजोधर काका ने सारी बात उन्हें बताई। पापा, आज के बाद मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूँगी। उसके बाद सभी औरतों ने काका की दुकान पर ही सबके लिए ब्रेड पकौड़े बनाए और वहीं बैठकर खाने लगे। Thanks for watching.